हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये है जनरल टेस्ट सीयूटी 2023 का पेपर एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो जनरल टेस्ट में जीके के पोर्शन में आते हैं। तो टोटल मिला के 21 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट जानते हैं तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे करंट से रिलेटेड देखेंगे। जैसे वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। थ्रू आउट द एंड वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल आने वाली आगे की डिटेल्स के लिए। सीयूटी 2025 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो एडू प्रिपरेटर इज ऑलवेज फॉर यू। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले था इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज टॉकिंग अबाउट कि अभिजीत विनायक बैनर्जी जो है इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में 2015 में। हालांकि 2015 तो नहीं आई है, 2019 है। तो 2019 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था अभिजीत विनायक बनर्जी ने इकोनॉमिक्स में, फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू व्हाट। मतलब किस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें तो नोबेल प्राइज जो है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इनको एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी को हटाने की जो इनकी अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा अलग थी, तो इसलिए नोबेल प्राइज इनको इसके लिए मिला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आपको सीरीज को मैच करना है। ये कुछ प्लेयर्स के नेम है जो उनको शौक से कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्लाइंग फिश, ये किस प्लेयर को बोलते हैं? तो ये माइकल फेल्प्स को बोलते हैं। माइकल फेल्प्स जो है ये फ्लाइंग फिश के नाम से फेमस है। उसके बाद है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल जो है ये पेले को कहा जाता है। पेले जो एक फुटबॉलर थे ब्राजील के, तो ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। द टर्मिनेटर, टर्मिनेटर जो है ये हरभजन सिंह को बोला जाता है। भज्जी को कहा जाता है टर्मिनेटर। और पॉकेट डायनेमो जो है ये केडी जादव को कहा जाता है, पॉकेट डायनेमो। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक कोड मिल जाता है, दैट इज 4312। 4312 जो है वो कोड है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है। आपको बता दूं, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो एमपी के डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बालाघाट। और एमपी जो है इसको इनक्रेडिबल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन के लिए 1973 में चलने वाला वो प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंतर्गत जितने भी टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे, मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स आप लोगों को एमपी में देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। वो बोलता है कि इसमें से ये वाली बुक पंचतंत्र की कहानियां, द टेल्स ऑफ पंचतंत्र, ये किसने लिखी है? आपको बता दूं, टेल्स ऑफ पंचतंत्र गुप्ता एम्पायर के टाइम पर लिखी जाती है। गुप्ता एम्पायर, इंडिया में एक एम्पायर आया था गुप्ता एम्पायर, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। और पंडित विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र की कहानियों के राइटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया था और ये बोल रहा था इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IGMRI बोलते हैं, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेटा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रेन्स के सैंपल को स्टोर करता है, उनको डिवेलप करने के लिए और ज्यादा, ताकि बम्पर फसल आप लोगों को हो, फार्मर्स को हो। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। और ये IGMRI का जो सेंटर है ये हापुड़ में है, यूपी के हापुड़ में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का मंगल पांडे वाला रिवॉल्ट, जिसको सिपोई म्यूटिनी भी हम लोग बोलते हैं, उस सिपोई म्यूटिनी का इसमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो आप लोगों को कारण लगता है कि इंडियन सोल्जर्स को सैलरी कम मिलती थी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। झांसी जो है इट वाज एनेक्स्ड ओइंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में झांसी क्या, झांसी जैसे कई सारे स्टेट्स लॉर्ड डलहौजी ने कैप्चर कर लिए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बंगाल का पार्टीशन 1857 में कोई कारण नहीं था, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन 1905 में हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये कोई रीजन नहीं है। जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो 13 अप्रैल 1919 में हो रहा है। तो ये दोनों इवेंट्स बहुत बाद में हो रहे हैं। इसके बाद हैवी टैक्सेशन, हाँ हैवी टैक्सेशन एक कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पर 1, 2 और 5 मतलब A, B और E एक अच्छा ऑप्शन है जो 1857 के रिवॉल्ट का रीजन बन सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें पर्टिकुलरली तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं है ना? ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक स्टैटिक का मुझे एक सवाल पूरे 2023 में देखने को मिला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से अगेन इवेंट्स को यहाँ पर मैच करवाना चाह रहा है। तो ये स्टैटिक का दूसरा क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन भी हिस्ट्री से आया है।
जब मैंने आपको बोला था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में था, तो ए का ऑप्शन 4 हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन फ्रेंड्स 1885 में होता है। चंपारण सत्याग्रह, यूं तो वैसे 1916 लिखा हुआ है 12th की बुक्स में, बट 1917 हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के बाद 1930 में किया था। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो 4132, सॉरी 4123 ऑप्शन है, और 4123, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, है ना। चंपारण बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, इट इज हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन है। इंडियन स्पेस रिसर्च फाउंडेशन जो है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो विक्रम साराभाई, जिसके फादर का ही जाता है, और इसलिए इसको विक्रम साराभाई एक स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में है, उसका नाम भी आपने विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। इसके बाद फ्रेंड सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और हमको पता है कि सुंदरी ट्रीज जो है वो एकमात्र ऐसे ट्री है जो मतलब जिनकी जड़ें जो है वो पानी के ऊपर होती है। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सुंदरबन डेल्टा के बारे में या सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, 1987 में ये नेशनल पार्क जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया था। 1987। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो 1987 में डिक्लेयर हो जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है ये हवा से एब्जॉर्ब करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आप लोगों को सुंदरबन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्टैट्स का है ना। यहाँ पर ज्यादातर अब क्वेश्चन जो है वो स्टैट्स के शुरू हो गए हैं। तो अभी तक स्टैट्स के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करे हैं, और एक क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो पंचतंत्र की कहानियां स्टैट्स का 6th क्वेश्चन था। ये भी हिस्ट्री से आया है। कान्हा नेशनल पार्क भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो मैं इसको 7 जोड़ लेता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 8 मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर और प्लेयर के नाम आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक स्टैट के क्वेश्चंस का ज्यादा बोलबाला है। अगर हम देखें तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से अभी 2-3 करंट और ज्यादातर स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है इसमें से किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। छत्तीसगढ़ इज नॉट बॉर्डरिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैप जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। एक बार छत्तीसगढ़ के मैप को देखो, आपके सामने दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश झारखंड। अगर आप देखें यूपी में छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड से करता है, उड़ीसा से करता है टूवर्ड द राइट। और अगर हम लेफ्ट में देखें तो छत्तीसगढ़ एमपी से तो निकला ही था, तो मध्य प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से भी करता है, और आंध्र प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से स्टेट के साथ छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर नहीं करता। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ते बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए था कि असम के साथ तो सर बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट में तो आता नहीं है। तो बाकी सभी के साथ ऑलमोस्ट बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 40th क्वेश्चन आता है, सॉरी 39th क्वेश्चन आता है डायरेक्ट उसके बाद। साइंस से है। ये बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम क्या है। मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं। वॉशिंग सोडा जो है उसको Na2CO3 10H2O कहा जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला है। तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। साइंस के लिए साइंस से उठकर आ गया डायरेक्टली। उसके बाद अब हम लोगों को ज्योग्राफी के स्टैटिक से क्वेश्चन मिल रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसकी शेप कैसी है। गैलेक्सीज की शेप जनरली 3 तरीके की होती है, इलिप्टिकल, स्पाइरल, नहीं तो फिर इलिप्टिकल, स्पाइरल, नहीं तो ज्यादातर आप लोग देखते हो एक शेप मेरे दिमाग से निकल रही है, इट इज आई थिंक सर्कुलर। डायमंड शेप तो खैर मुश्किल है। तो मिल्की वे गैलेक्सी की शेप जो है बेटा वो स्पाइरल है। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये दिखती है। और ये जो मैंने बाल के जैसे निकाले हैं चीजें, ये एक्चुअली में मिल्की वे गैलेक्सी की आर्म्स है। और इसी एक आर्म में बिल्कुल कोने में एक स्टार है जिसको आप लोग सन कहते हैं। सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है बाकी सब स्टार्स की तरह।
और हमारे सन को मिल्की वे गैलेक्सी का एक राउंड पूरा करने में 25 करोड़ ईयर्स लग जाते हैं। 25 करोड़ ईयर्स इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। तो सन भी रिवॉल्व कर रहा है, सन भी स्टैटिक नहीं है। और सन के एक रेवोल्यूशन को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो 1 रेवोल्यूशन ऑफ सन इज इक्वल टू 1 कॉस्मिक ईयर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। वो बोल रहा है कि ललित कला एकेडमी जो है ये कब स्टेब्लिश हुई थी। बेटा ललित कला एकेडमी जो है वो 5 अगस्त 1954 को स्टेब्लिश होती है। तो यहाँ पर ईयर पूछा गया है मेरे से, तो 1954 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, वो बोल रहा है कि ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं। बेटा पहली बात, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो CaO जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और CaOH2 बना रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिलाया जाता है एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए। और अगर हम इस केमिकल फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखें तो ये जो बन रहा है ना, ये लाइम वाटर बन रहा है। ये जो एंड रिजल्ट निकल कर आया है, दिस इज लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है जो अभी आप लोगों ने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 चलता है। ये बोल रहा है कि कौन सी सिटी को लेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिटी ऑफ लेक बेटा राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पूछता है, सार्क SAARC का कौन सा स्टेट मेंबर नहीं है। अगर हम सार्क की बात करते हैं तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो सार्क का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने सार्क बोला। बेटा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो टोटल मिला के 8 कंट्रीज जो हैं ये सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो संस्था है ये 1985 में बनी थी। पहले तो आप ये समझिए 1985 में सार्क बनी थी। अभी आपको बता दूंगा, आंसर तो समझ में सबको आइडिया होगा कि चाइना सर मेंबर नहीं है इसका। ऑफ कोर्स मुझे भी पता है चाइना कैसे मेंबर हो सकता है सार्क का। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली, सार्क का हेडक्वार्टर किधर है। सार्क का हेडक्वार्टर बेटा काठमांडू में है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल, ये हेडक्वार्टर है सार्क का। 1985 में ये बॉडी बनी थी। एंड ऑफ कोर्स चाइना इसका मेंबर नहीं है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस सार्क कंट्रीज में इंडिया भी मेंबर है। इंडिया के साथ जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे देश, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब सार्क की मेंबर है। ठीक है जी। इसमें चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मैच द लिस्ट 1 और 2 कह रहा है। ये भी केमिस्ट्री से उठकर आ गया। आपको पीएच वैल्यू बतानी है यहाँ पर हर एक सब्सटेंस की। अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क की पीएच वैल्यू स्लाइटली एसिडिक होती है। 6.5 के आसपास मिल्क की पीएच वैल्यू होती है। अगर हम शुद्ध पानी की बात करते हैं, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, तो 7 pH की वैल्यू वाला शुद्ध पानी होता है। तो यहाँ पर प्योर वाटर का पीएच 7 हो गया। ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड थोड़ा स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। तो इसलिए 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू है। और एप्पल जूस जो है वो पूरी तरीके से एसिडिक है। एप्पल जूस की पीएच वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर कोड है 1। तो 2341, 2341 के साथ ऑप्शन हो जाता है मेरे पास बी। बट अगर आप देखें, मुझे अगर ब्लड की पीएच वैल्यू भी पता थी ब्लड की, तो भी मैं आंसर गेस कर सकता था। कैसे? अगर आपको ब्लड की पीएच वैल्यू भी पता थी तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई एक होना था, है ना। उसके बाद बच्चों को प्योर वाटर की पीएच वैल्यू तो पता ही होती है, प्योर वाटर तो 7 है। तो बी है, अगर 7 है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जिसके चारों ऑप्शन में चार अलग अलग, मतलब चारों ऑप्शंस में आप लोगों को बी में केवल दो ऑप्शंस में अलग अलग, सॉरी, कॉमन देखने को मिल रहे हैं। और जिसको पता है उसको पता है कि प्योर वाटर का पीएच 7.4 नहीं है, न्यूट्रल है। तो अगर आपको प्योर वाटर का आंसर भी पता था तो भी आंसर इजीली गेसेबल था, आराम से गेस कर सकते थे। बाकी सबका पीएच नहीं भी पता तो भी चलता। एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं आप इसको, पेपर सॉल्व करने के लिए बड़ी काम की चीज है ये। इसके बाद ये बोलता है कि इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो अ, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए फिलोसॉफिकल मैटर्स के बारे में बात करता है। बेटा महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई 3 किताबें हैं और तीनों किताबों को मिला दिया जाए तो इसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में एक किताब का नाम है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दीप वंश जो है
ये श्रीलंकन क्रॉनिकल है। श्रीलंकन क्रॉनिकल मतलब ये श्रीलंका में लिखी जाती है। इसी के साथ एक बुक और है, महावंश। तो महावंश और दीपवंश ये दोनों बुक्स श्रीलंकन ओरिजिन की है। तो यहाँ पर मुझे बुद्धा के फिलोसॉफिकल मैटर्स की बात करनी है और वो अभिधम्म पिटक से डिराइव होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो कौन आदमी था जिसने इनहेरिटेंस का लॉ पढ़ाया था? इनहेरिटेंस का लॉ जो है वो ग्रेगोर जोहान मेंडल पढ़ाते हैं, जिसको आप जी मेंडल कहते हैं, ग्रेगोर जोहान मेंडल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग विच बेसिक यूनिट इज टर्म्ड एज गॉड्स पार्टिकल। बिग बैंग थ्योरी आप लोगों को पता ही होगी, जॉर्ज लिमैत्रे जो है वो देते हैं, एक बेल्जियन स्कॉलर है जॉर्ज लिमैत्रे। तो मैं इनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमैत्रे गिव प्रोपाउंडर है बिग बैंग थ्योरी के। तो जॉर्ज लिमैत्रे के द्वारा दी गई इस बिग बैंग थ्योरी में गॉड्स पार्टिकल किसको कहा गया है? गॉड्स पार्टिकल बेटा हिग्स हिग्स बॉसोन को कहा गया है। इसको ढंग से पढ़ेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आंसर आप लोग केवल वो करेंगे नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ करना है आपको मैच। लिस्ट वन में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं और लिस्ट टू में उनके इंडियन नेम्स हैं। जैसे अगर हम टॉरस को बात करते हैं तो ये सब राशियों के नाम है ना। टॉरस जो है इसको हम लोग वृष राशि कहते हैं। इंडिया में टॉरस इज वृष। जो आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं ना कि आज आपके साथ क्या कांड होने वाला है, ये वही है। तो टॉरस जो है वो वृष राशि को बोला जाता है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस की बात करते हैं तो बेटा ये जो राशि है ये धनु है। सेजिटेरियस इज धनु। एक्वेरियस, एक्वेरियस की बात करते हैं तो एक्वेरियस राशि जो है ये कुंभ को कहा जाता है। एक्वेरियस इस कुंभ। और जेमिनाय जो है ये मिथुन राशि। जेमिनाय इस मिथुन। तो यहां पर आपको कोड मिल जाता है 4321। तो ये भी एक बहुत ही जीके का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस हो गया। ये तो सब लोग सुबह राशि पढ़ते ही हैं, तो उनको लगा शायद ये भी आप लोग जानते हैं। तो बड़ा ट्रिकी पेपर था अगर ओवरऑल देखें। तो ये है बेटा आपका 2000, जैसे कि मैंने बोला 23 में पूछा गया सीयूईटी का जनरल टेस्ट। इसमें टोटल मिला के 21 क्वेश्चन जैसे कि मैं देख पा रहा था सेट बी के आए थे, जो जीके से रिलेटेड थे। ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस करें तो 90% क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके के हैं। 90% क्वेश्चन। और स्टैटिक में इन्होंने हिस्ट्री कवर किया है, ज्योग्राफी कवर किया है। ज्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी है। पॉल साइंस का एक भी क्वेश्चन हम लोगों को इस बार देखने को 2023 में नहीं मिला था। अगर हम करंट की बात करते हैं तो 10 समवेयर बिटवीन 8 to 10% यहाँ पर करंट था। 8 to 10% यहाँ पर करंट था। तो ज्यादातर जो आपको स्टैटिक लेके चलना है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा बताऊं तो पॉल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट तो आप लोगों को फोकस करके चलने हैं। आप लोगों का स्टैट्स यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एडू प्रेपरेटर को अभी फॉलो कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और हम अपडेट्स भी, डेली अपडेट्स भी इंस्टाग्राम चैनल पर हमारे डाल रहे हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं है तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक जो है वो पिन कर दिया है ताकि आप लोग आराम से ढूंढ पाए। कोई भी अगर आपको क्वेरी है सीवीटी से रिलेटेड तो आप वो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा ही कवर किए जा रहे हैं, तो प्लीज वो भी देखते ही चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशु एंड आज हम सीयूईटी 2023 का जनरल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट है XYZ कंपनी हैज मार्क्ड इट्स प्रोडक्ट, गो अहेड एंड परचेज इट, कॉमा इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशंस। ओके, अब इसके कंक्लूजंस दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन, द प्रोडक्ट मस्ट बी इन गुड क्वालिटी। जी हाँ, तो वो प्रोडक्ट तो होना चाहिए गुड क्वालिटी में, है ना। और सेकंड कंक्लूजन है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल। हाँ जी, बिल्कुल, ये कंक्लूजन मेरे को बिल्कुल सही लगता है, इसको फॉलो करना चाहिए कि जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होने चाहिए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, तो बोथ द कंक्लूजन विल बी फॉलोड। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ओके, सीरीज है 9, 12, 18, 30, 54 के लिए जगह नहीं है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ 54। ओके, अब देखो, आप देख पा रहे हो कि
नाइन से ट्वेल्व में कितने का गैप है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो कि नाइन से ट्वेल्व में कितने का गैप है? देखो थ्री का गैप है। ऐसे ट्वेल्व से एटीन में कितने का गैप है? देखो सिक्स का गैप दिख रहा होगा आपको। एटीन से थर्टी के बीच में कितने का गैप है? देखो ट्वेल्व का। और थर्टी से सॉरी, थर्टी से फिफ्टी फोर के बीच में कितने का गैप है? देखो ट्वेंटी फोर का। तो आप देखो थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर में एक पैटर्न नजर आ रहा है। देखो अगर ध्यान से देखो, तो ये जो थ्री सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर है, ये और कुछ नहीं, ये एक दूसरे के डबल होते हुए जा रहे हैं। मतलब कि देखो, थ्री को अगर सिक्स बनाना है तो क्या करना है? बस इंटू में टू करना है। सिक्स को ट्वेल्व कर बनाना है तो क्या करना है? बस सिक्स को मल्टीप्लाई बाय टू करना है। ट्वेल्व को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी फोर आ जाएगा, है ना? अब देखो, अब मतलब कि अगर हमें अगला नंबर चाहिए, मतलब कि ऐसा नंबर जो फिफ्टी फोर में क्या ऐड करेगी, जो फिफ्टी फोर में ऐड करने पर ही नेक्स्ट नंबर आएगा ना, वो कैसे आएगा? देखो कितना हम ऐड करेंगे, ट्वेंटी फोर का दुगना हम ऐड करेंगे फिफ्टी फोर में। अ, जगह नहीं है, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ। देखो ट्वेंटी फोर का दुगना कितना होगा? देखो फोर्टी एट, है ना? फोर्टी एट आएगा। तो देखो फिफ्टी फोर में हम फोर्टी एट ऐड करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा। तो देखो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो फिफ्टी, सॉरी। तो गाइज मुझे पेन टाइप यूज करने की आदत नहीं है, इसलिए बहुत मिस्टेक हो रही है। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलो, फिफ्टी फोर में क्या ऐड करें? हमें फोर्टी एट ऐड करना है, तभी हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी एट कितना आएगा? देखो वैसे तो आपको कंप्लीट ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट डिजिट देख लो। फोर में जब हम एट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो। तो मतलब कि इन दोनों का ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में दो होगा। किस ऑप्शन के लास्ट में दो है? एक ही ऑप्शन है ए, जिसके लास्ट में ये दो है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐड करके भी देख लो, फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी एट एक सौ दो ही होता है। ये देखो। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है फाइंड द आंसर फिगर इन विच प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड। ओके, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो फिगर है, ये जो वाई बना हुआ दिख रहा है, ये किस फिगर में बनी हुई है? देखो सिंपल है, देखते ही कोई बता देगा। जो बी ऑप्शन है इसमें, ये देखो ये रहा वाई वाला फिगर, देखो ये दिख गया। देखो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कह रहा है इन अ कोड लैंग्वेज वर्ड इज रिटन एज वन टू थ्री फोर, कॉमा गॉड इज रिटन एज फाइव ट्वेंटी फोर एंड पुट एज सिक्स सेवेंटी एट, देन गुड इज कैन बी रिटन एज। ओके देखो, आप देख पा रहे हो वर्ड WORD को एक दो तीन चार में लिख दिया है, मतलब कि डब्ल्यू को वन में लिख दिया है, वन करके। और ओ को एज अ टू लिख दिया है, ओ मतलब टू हो गया। ऐसे ही सिंपल देख लो। आर मतलब कितना हो गया? आर मतलब थ्री हो गया, और डी मतलब फोर हो गया। अब देखो हमें तो गुड बनाना है ना? तो जी का मतलब क्या है? जी का मतलब और कुछ नहीं, जी का मतलब है फाइव। और जी का मतलब है ये रहा फाइव। ओके, इसका मतलब जब गुड को हम चेंज करेंगे तो जी में की जगह तो फाइव आ गया, तो मतलब स्टार्टिंग फाइव से होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर नहीं है, डी ऑप्शन आंसर नहीं है, और ए ऑप्शन भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन ही हमारा एकमात्र बच गया। लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं पूरा सॉल्व भी कर सकता हूँ। देखो, अब जी को तो हमने फाइव में लिख दिया, अब बच गया क्या? ओ, ओ और डी। अब देखो गॉड से ही देख लो, ये जो ओ है ये किस में बदल दिया है हमने? टू में, है ना? तो बस देखो, डबल ओ है, इसका मतलब डबल टू आ जाएगा। अब देखो डी, डी ये रहा, डी यहां से देख लो, या फिर यहां से देख लो, है ना? दोनों ही केस में फोर बन रहा है ना? तो इसका मतलब लास्ट में फोर, यही रहा हमारा फाइव डबल टू फोर। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, ओके, कह रहा है इफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है इफ वेन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड विल मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एट वेन ट्वेल्व विल यू विल सिक्सटीन यू टू कम टेन? बस और कुछ नहीं करना, बस जो वेन विल यू कम लिखा हुआ है इनकी जगह जो इनके साइन है वो पुट कर दो। देखो पहले मैं लिख देता हूँ एट, ट्वेल्व, सिक्सटीन, टू, टेन। अब देखो एट और ट्वेल्व के बीच में वेन है, वेन का मतलब क्या है? वेन 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 कहाँ गया? कहाँ गया? वेन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, और अब देखो ट्वेल्व विल यू, अब देखो ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में ये विल है ना? अब विल को, विल का मतलब क्या है? विल कहाँ गया? ये रहा विल। विल मीन्स प्लस, तो यहाँ ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन हो गया। अब देखो यू कह रहा है, ये रहा यू मीन्स डिवाइड, मतलब अब सिक्सटीन और टू के बीच में जो यू है उसका मतलब डिवाइड है। और
2 कम 10, कम का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब 2 और 10 के बीच में माइनस का साइन है। अब देखो, अब इसमें बस आपको बॉड मास रूल लगाना है। बॉड मास रूल क्या कहता है कि पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि पहले होगा 8 × 12, ओ सॉरी पहले होगा डिवाइड, वैसे सॉरी पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले आपको 16 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी सॉरी गाइस, वो गलती से बॉड मास रूल में मतलब मैंने बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगा डिवाइड पहले होता है, सॉरी। देखो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, देखो आपका 8 आ जाएगा। ओके, अब 12 × 8 क्या होता है, देखो 96, 12 × 8 = 96 होता है। देखो इनके बीच में प्लस का साइन और माइनस में 10, बस। अब आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। 96 में से 2 घटा दो, क्योंकि 8 - 10 2 होता है, तो कितना आएगा आपको 94। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट वन इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है ZAY, नेक्स्ट नंबर है XBW, और नेक्स्ट है VCU, और फिर उसके बाद TDS, और TDS के बाद क्या आएगा वो पूछ रहा है। बस देखो, तो देखो जो ये जो लिखे हुए हैं ZAY, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ZAY, XBW, VCU, TDS। ओके, अब देखो, अब देखो पहले जो फर्स्ट लेटर चल रहा है ना, हर उसमें उसमें फोकस करो, जैसे ZXVT। कुछ पैटर्न नोट कर पा रहे हो, देखो टी से जब हम वी में जाते हैं, बस अगर ABCD में जाओ तो TUV, बस एक लेटर का गैप है, उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है ना। और देखो वी से अगर मैं एक्स में जाऊं तो क्या आएगा, VWX। देखो बस डब्ल्यू है वी और एक्स के बीच है, मतलब कि बस एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट लेटर लिखना है। बस देखो एक्स के बाद क्या आएगा, वाई के बाद जेड, इसी तरह से। अब देखो हमें तो बस इसके बाद यहाँ चाहिए, तो मतलब कि यहाँ जो भी होगा पहले उसमें, उसके बाद जो लेटर आएगा उसके बाद आएगा टी, है ना। तो देखो, देखो अगर आप ABCD याद हो आपको, तो उसमें आता है देखो PQRST, मतलब कि टी से पहले क्या आएगा, एस, और एस से पहले आर, इसका मतलब पहला लेटर हमारा आर होगा। तो देखो किस ऑप्शन में आर है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर नहीं है और डी ऑप्शन आंसर नहीं है। समझ गए। तो बस हमें ए और सी में देखना है। अब देखो जो सेकंड लेटर है उसको तो देखो ही मत, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में ई चल रहा है। देखो ए और सी ऑप्शन दोनों में ही सेकंड लेटर ई है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये ई ही होगा। ओके, बस अब हम चेक करेंगे थर्ड लेटर। ओके, थर्ड लेटर चेक करेंगे, वो देखो वो क्या चल रहा है, देखो YW, ये क्या है, यू और एस। देखो ध्यान से देखो, अ, देखो अगर देखो एस से हमें यू में जाना है तो क्या होगा, STU, उसके बाद क्या आएगा, देखो यू के बाद पहले तो बहुत घिचपिच लग रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले थोड़ा थोड़ा। मैं क्या कहता है, बी ऑप्शन आंसर नहीं है ना। हम किस पे, बस थर्ड लेटर पे फोकस कर रहे थे कि वाई हो गया, डब्ल्यू हो गया, और हमारा यू हो गया, और एस हो गया। देखो सिंपल है, हमें बस ये पता करना है कि इसके बाद क्या आएगा। देखो एस से अगर हमें यू बनाना है तो क्या बनाएगा, देखो STU, बस वही वही हो गया, एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट लेटर, ऐसे UVW है ना, बस यू और डब्ल्यू के बीच में एक वी है जिसको स्किप करा है। ऐसे ही देखो एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आएगा आर, उसको स्किप, आर से पहले क्या आएगा, देखो क्यू, बस। तो मतलब कि क्यू आएगा, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आता है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया, सी भी नहीं है। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी इन द सेम वे शर्ट इज रिलेटेड टू। देखो नेकलेस किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्वेलरी को, तो शर्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉथ को। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके चलो, ओ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अलका इज ओल्डर देन माला, कॉमा गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। गोपाल जो है वो माला से बूढ़ा है, लेकिन अलका से जवान है। ओके, फुल स्टॉप। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। ओके, कपिल राम एंड माला दोनों से ही छोटा है। माला इज ओल्डर देन राम। क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट। ओके, अभी बना लेते हैं।
देखो पहले क्या बोल रहा है, अलका इज ओल्डर देन माला। देखो अलका को मैं ए से लिख देता हूँ और माला को एम से। अब देखो अलका बड़ी है इसलिए मैं अलका को ऊपर लिख रहा हूँ और माला को नीचे। अब वो कह रहा है गोपाल जो है वो माला से, गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। इसका मतलब ए और एम के बीच में आएगा गोपाल, है ना। गोपाल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह थी इसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। कपिल जो है वो राम एंड माला दोनों से ही छोटा है, तो कपिल को माला के नीचे बनाया था। अभी राम कहाँ आएगा वो देखते हैं। राम को अभी साइड में लिख देते हैं, चलो ये रहा राम, ठीक है। कपिल जो है वो राम एंड माला दोनों से ही छोटा है, ठीक है। एंड माला इज ओल्डर देन राम, ठीक है। माला जो है वो राम से बड़ी है और कपिल जो है वो राम से छोटा है। इसका मतलब जो राम है वो माला और कपिल के बीच में आएगा। इसका मतलब ये रहा। अब पूछ रहा है यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट देखो ये रहा सबसे छोटा बंदा कपिल, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है फाइव स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड दे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, फुल स्टॉप। अजय इज बिटवीन अमर एंड अमन, फुल स्टॉप। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित, फुल स्टॉप। अमर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक, हु, क्वेश्चन है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अजय। ओके तो पहले तो मैं, सॉरी, पहले तो मैं एक सर्कल बनाऊं, फिर उसमें पांच स्टूडेंट्स को बिठाएंगे। सर्कल बनाया, अभी मैं पांच स्टूडेंट्स को बिठाओ, ये पहला बिठा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। पांच बिठा दिए। और उसमें कह रहा है ये फाइव स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड दे आर फेसिंग द सेंटर, मतलब कि ये सेंटर जो बीच में जो सर्कल का सेंटर है ये इधर देख रहे हैं सारे के सारे। ओके ठीक है। अब कह रहे हैं अजय जो है वो अमर और अमन के बीच में है। ओके तो मतलब ठीक है। अ, ये रहा अमर, ये रहा अजय और ये रहा अमन, ऐसे ही बनेगा। उल्टा भी हो सकता है, अमन, कि ये अमन यहाँ आ जाए मतलब अमर की जगह, और ये जो अमर है वो अमन की जगह आ जाए, है ना। ओके अब आगे चलते हैं, ठीक है। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित। ओके चलो मैं एक काम करता हूँ, आलोक को, आलोक को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आलोक बैठा है। ओके अब देखो, आलोक मतलब कि किसके लेफ्ट में बैठा है, अमित के। अब देखो अगर आलोक जो है ये वाला बंदा अमित के लेफ्ट में है, तो मतलब कि अमित जो है वो आलोक के राइट में होगा, है ना। अब देखो कि आलोक इस सेंटर की तरफ देख रहा है यहाँ पे, तो आलोक का राइट ये रहा, तो अमित कहाँ बैठा होगा, अमित यहाँ बैठा होगा। ओके देखो इससे सेटिस्फाई भी होगा कि जो आलोक है वो अमित के लेफ्ट में है। ओके चलो। अब अगले अगली स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट क्या रहा है कि अमर, अमर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक। ओके देखो जो अमर है वो आलोक के लेफ्ट में बैठा है। देखो आलोक ये रहा सेंटर की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। तो अमर कहाँ बैठा है, अमर यहाँ बैठा है। ये हमने अमर को बिठा दिया। ओके अब देखो, अब ये स्टेटमेंट इस पे ध्यान दो जो हमने लिखा था, ये कि जो अमर जो अजय है, सॉरी, वो अमर और अमन के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब अजय यहाँ बैठा होगा और अमन ये रहा। ओके अब देखो, ठीक है, तो हमने पांचों को बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अजय। अजय ये रहा सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट किधर होगा, उसका राइट इधर होगा। तो उसके राइट में कौन बैठा, ये बैठा अमर भाई साहब। तो देखो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्योंकि अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, तो देखो ये रहा राइट और अजय इधर सेंटर की तरफ देखेगा, तो अजय का राइट इधर होगा, ये इधर, समझ गए ऐसे। चलो हाँ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर। ओके देखो सिंपल है, पैरेललोग्राम्स काउंट करने हैं। तो देखो पैरेललोग्राम्स क्या होता है, मैं आपको बताया था, ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो। ओके मतलब कि ये वाली साइड्स पैरेलल हो और इक्वल भी होनी चाहिए, और ये वाली साइड इक्वल भी होनी चाहिए, बस। पैरेलल और इक्वल है तो मतलब ये जो फिगर है पैरेललोग्राम है। ओके ये वाली साइड भी पैरेलल होनी चाहिए आपस में, ये वाली और
ये वाली भी, और इक्वल भी होनी चाहिए। ओके, तो देखो अब कितने होंगे पैरेललोग्राम वो ढूंढने। देखो पहले तो आपको ये देखो, ये पहला पैरेललोग्राम हो गया, मतलब कि ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे, ये दूसरा ऐसे, ये तीसरा ऐसे, ये चौथा, फिर 5 6 7 8 9, तो देखो 9 तो हमें दिख गए ऐसी की ऐसी, है ना। ओके, अब बाकी देखते हैं। सबसे छोटे छोटे वाले देख लिए हमने, अब थोड़े बड़े बड़े वाले देखते हैं। देखो कि जैसे कि देखो ये भी एक पैरेलल, ओ सॉरी, ये भी एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे, इसी तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। तो ऐसे देखो तीन ऊपर है और ये तीन नीचे, देखो ये एक, ये दो, और ये तीन। देखो तीन तीन कितने हो गए, देखो ये 6 हो गए। देखो 6 पैरेललोग्राम्स आपको यहाँ से दिख गए। अब देखो, मतलब कि देखो, अब पहले हमने पहले सिंगल पैरेललोग्राम को काउंट किया, वो 9, अब हमने दो पैरेललोग्राम्स को कंबाइन करके काउंट किया तो वो 6 निकले। अगर हम तीन पैरेललोग्राम्स को कंबाइन कर दें तो देखो ये ऐसे, तो वो कितने निकलेंगे, देखो ये तीन को कर दिया ना मैंने कंबाइन, ये एक हो गया, और ये देखो ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, और ये चौथा, देखो ये 4। सॉरी, समझ गए। अब देखो सिंपल है, अगर ऐसे ही मैं ये उस पूरे चार को कंबाइन कर दूं तो देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये और ये भी। तो देखो ये यहाँ से कितने मिल गए, यहाँ से दो मिल गए। अब देखो हमने हॉरिजॉन्टल तो देख लिया, अब वर्टिकल और देख लेते हैं। वर्टिकल देखो तो देखो देखो, ये पहले दो को कंबाइन करते हैं, जैसे कि ये पहला हो गया, है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा। समझ गए, तो देखो ये चार यहाँ से दिख गए होंगे आपको। और इसी की तरह अगर मैं दो को कंबाइन कर दूं तो ये देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऐसे ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये भी। तो आपको यहाँ से तीन दिख गए होंगे। अब अगर मैं ऐसे तीनों कर दूं, तीन पैरेललोग्राम से कंबाइन, देखो माने थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो किसी 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 को, लेकिन आप वीडियो रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो, जो मैं वर्टिकल्स की बात करूं, मैंने अभी ये ऐसे ऐसे करके तीन मिला दिए। ओके, ये आपको एक दिख गया होगा, और यही दूसरा। ओके, तो ऐसे ही दो। और देखो ये सबसे बड़ा वाला, ये जो सबसे बड़ा वाला पैरेललोग्राम है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। तो बस ये हो गया हमारा लास्ट, इसको और ऐड कर देंगे बस। अब का ऐड कर, ओ सॉरी, ऐड कर लो कि क्या नंबर आ रहा है। देखो अगर मैं ऐड करूँ, देखो 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25, 25 + 5 कितना हो जाएगा, 30। तो देखो 30 एकमात्र बी ऑप्शन आंसर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 30, बी ऑप्शन। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच नंबर कैन बी फिल्ड एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके देखो, मतलब कि देखो ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 18 आया है इस फिगर में, और यहाँ पे 14 आया है, तो जैसे ये 18 और 14 आया है, वैसे ही यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो लाना है हमें। ओके चलो देखते हैं। तो बस ये जो देखो इस सर्कल हर फिगर में जो तीन नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके बीच में आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। देखो अगर आप देखो, ये जो 84 यहाँ लिखा हुआ है और ये जो यहाँ 12 लिखा हुआ है, कैसे आया है। अगर देखो 12 की अगर मैं 7 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 84 आता है ना। और 7 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 आएगा। तो ये तो दिख रहा है, चलो। तो सिंपल है, देखो इस फिगर में अगर मैं देखूं, 9 में 9 की किससे मल्टीप्लाई करेगी, 81 आए। हर कोई बोलेगा कि देखो 9 की 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 81 आएगा, है ना। और जो ये 9 है, इसके 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 18 आएगा। तो अगर मतलब कि अगर किसी को पैटर्न दिखा, तो वो यही है कि ये जो सबसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो सबसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, पहले इसको से डिवाइड करो, जो नंबर आ रहा है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये नंबर आ रहा है।
ओके, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आया वो कैसे आएगा, पहले 88 को 11 से डिवाइड करो, जो नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 88 को 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू टू हो जाएगा हमारा 16, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या रहा है कि ए बी सी डी आर प्लेइंग कार्ड्स और ए और एंड फुल स्टॉप ए एंड बी आर पार्टनर्स, फुल स्टॉप डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, फुल स्टॉप इफ ए फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ। देखो मान लो चलो ये कि ए बी सी डी कार्ड्स खेल रहे हैं, तो अगर देखो ए और बी पार्टनर्स हैं, तो ए और बी आमने सामने बैठेंगे, तो अगर यहाँ ए बैठेगा तो उसके सामने बी बैठेगा, है ना। अब ओके, ठीक है, एंड डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, एंड ए फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट। अगर देखो ए वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब कि ए इधर देख रहा है, तो इधर मतलब इधर वेस्ट है, समझ गए। अब देखो अगर आपको पता हो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे ऊपर आता है आपका नॉर्थ, है ना, नॉर्थ के इधर आता है आपका ईस्ट, और फिर नॉर्थ के लेफ्ट में आता है आपका वेस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, और नॉर्थ के नीचे साउथ। ओके, अगर आपको पता हो न्यूज, न्यूज कैसे लिखते हैं, तो बस ऐसे लिख दो और जेड बनाकर न्यूज लिख दो, जेड बनाकर, समझ गए। अब देखो वेस्ट है, वेस्ट है तो नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ होगा आपका यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वेस्ट नॉर्थ होगा आपका इधर, ओके, साउथ होगा आपका इधर, और ये इधर होगा आपका ईस्ट। ओके, अब देखो, अब कह रहा है कि ए फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, हाँ, डी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है। अगर देखो नॉर्थ इधर है, तो डी हमारा इधर बैठा होगा, इधर देखेगा तभी तो उसके सामने नॉर्थ है, और देखो ए और बी पार्टनर्स है, तो सी और डी पार्टनर्स होंगे, तो सी का फेस इधर होगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ कौन फेस कर रहा है, देखो सी फेस कर रहा है, सी इधर देख रहा है और इधर क्या है साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, जो कि सी ही है। वाओ, ओके, क्वेश्चन नंबर 52, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी फिगर आएगी। देखो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर, फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर, ये तीन चार फिगर है, कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ओके देखो, अगर इस पूरे फिगर को मैं यहाँ बनाऊं ऐसे, अब देखो इस ट्रायंगल की टिप्स को फोकस करो, देखो इस यहाँ जो फिगर है यहाँ ट्रायंगल की टिप ऊपर है, यहाँ जो फिगर है यहाँ ट्रायंगल की टिप लेफ्ट में फोकस कर रही है, और यहाँ जो फिगर है यहाँ ट्रायंगल की टिप डाउनवर्ड फोकस कर रही है। तो देखो ये जो ट्रायंगल की जो ये जो सबसे टॉप मोस्ट वर्टेक्स है, देखो पहले इधर आया, फिर इधर देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है, पहले ऊपर फिर इधर फिर नीचे, इसका मतलब इस फिगर में जो ट्रायंगल की ट्रिप होगी वो किस तरफ फेस करके होगी, कोई बता सकता है। वो होगी 100% इधर देखते हुए। अब देखो अब हमें ये देखना है किस ऑप्शन में ट्रायंगल की टिप इधर है, सारे ऑप्शन में। क्या बात है, तो बस लेकिन देखो इसका मतलब जो ऑप्शन जो इधर फिगर बनेगी उसमें ट्रायंगल ऐसे होगा, ऐसे, और देखो ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा आधा अधूरा एक और ट्रायंगल है जो एकदम नीचे फोकस कर रहा है, इसका मतलब ऐसे और बन जाएगा। तो मतलब देखो सिर्फ ये बी ऑप्शन फिगर ऐसा है जिसमें ये बन रहा है, क्योंकि देखो जो ट्रायंगल, ये जो टॉप मोस्ट टिप है, ये एकदम लास्ट लाइन को टच कर रहा है ना, ये जो टिप है ये लास्ट लाइन को टच कर रहा है, सिर्फ इसी ऑप्शन में ये जो टिप है ये लास्ट लाइन को टच कर रहा है, देखो इसमें नहीं कर रहा, इसमें तो खैर है ही नहीं, इसलिए सिर्फ बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। ओ हाँ सॉरी, ये चलो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है देर आर 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई एंड दे आर गुड इन वेरियस सब्जेक्ट्स, बी subjects like B and E are good in dramatics and computer science. A and B are good in computer science and physics. Okay. A, D, C are good in physics and history. C and A are good in physics and mathematics. D and E are good in history and dramatics. Full stop. Who is good in computer science and history and dramatics? Okay, चलो करते हैं। पहले तो मैं जो जितने भी लोग हैं वो लिख लेता हूँ, जैसे कि A, B, C,
डी और ये ई। अब देखो, अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले कह रहा है कि जो बी और ई है वो ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में गुड है। तो देखो बी और ई, तो मतलब कि ड्रामेटिक्स को मैं डी लिख देता हूँ और कंप्यूटर साइंस को मैं सी एस लिख देता हूँ। मतलब बी और ई ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में गुड है, तो मैंने इन दोनों के सामने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, ए और बी वो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में गुड है। ए और बी में तो लिख दिया कंप्यूटर साइंस, बस ए में लिखना है कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। फिजिक्स को मैं पी से लिख देता हूँ। देखो, बी के सामने बस फिजिक्स और लिख दो, बस ये रहा फिजिक्स, ओके। तो देखो, और अब कह रहा है ए डी सी, देखो यहां से पढ़ते हैं। देखो ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ए डी और सी फिजिक्स और हिस्ट्री में। ए में तो हमने फिजिक्स लिख दिया, और डी और सी में फिजिक्स और लिख देते हैं, ये रहा फिजिक्स, ये रहा फिजिक्स, ठीक है। अब और क्या कह रहा है, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ए डी और सी, बस हिस्ट्री और ऐड कर दो, ए डी और सी में हिस्ट्री ऐड कर दिया, ओके। बस यहां तक हो गया। अब देखो सी, आगे पढ़ते, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सी एंड ए, देखो सी में हमने और सी और ए में फिजिक्स तो हमने ऐड कर दिया, केमिस्ट्री और करना है। केमिस्ट्री को मैं ऐसे सी एच करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहा सी एच। सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। सी एंड ए आर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। और कह रहे डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। डी के सामने तो हमने हिस्ट्री लिख दिया है, ई के सामने और लिख दो हिस्ट्री, और बस ड्रामेटिक्स और ऐड कर दो। ये डी से शायद ड्रामेटिक्स ही चल रहा है, हाँ ड्रामेटिक्स ही चल रहा है। हाँ, ई में ऑलरेडी हमने ड्रामेटिक्स ऐड कर चुके हैं, तो बस। अब क्वेश्चन कह रहा है हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, एकमात्र है हमारा ई, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई भी नहीं है जो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में हो। देखो बी जो है वो कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक्स में है, लेकिन हिस्ट्री में नहीं है। हिस्ट्री की जगह यहाँ पे वो है फिजिक्स। ए भी हमारा कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री में गुड है, लेकिन ड्रामेटिक्स में नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बस हमारा क्या आंसर है, डी, ई सॉरी, डी ऑप्शन ई आंसर है। चलो बस इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो प्रैक्टर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग सीवीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिससे इससे पहले हम लोगों ने 2022 का पेपर सॉल्व कर लिया है, 2023 का सेट ए सॉल्व कर दिया है, अब अपने पास है सेट बी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वांट के कैसे कैसे क्वेश्चन इस सेट बी में देखने को मिला था। ठीक है, सेट ए की बात करें तो सेट ए में थोड़े एडवांस के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ठीक ठाक लेवल के थे। थोड़े क्या मतलब, अच्छा आपके पास नॉलेज होगा तभी उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले सेट में कैसे कैसे एडवांस के क्वेश्चन हैं या फिर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, राकेश, अमित एंड सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस। राकेश इन्वेस्टेड 1/2 पार्ट, अमित 1/3 पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय सुरेश। ठीक है, ये आपके पास पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, जिसमें ये आपसे कह रहा है कि राकेश, अमित एंड सुरेश एक बिजनेस को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपने को ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, टी का मतलब टाइम और प्रॉफिट का आपका मतलब, तो प्रॉफिट आप जानते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसी भी अमाउंट का। ठीक है, अब जैसे राकेश, अमित एंड सुरेश है, लिख लो आप यहाँ पे राकेश, अमित एंड सुरेश। ठीक है, राकेश ने इन्वेस्टमेंट किया है 1/2 पार्ट, अमित ने किया है 1/3, 1/2 कर दिया, 1/3 किया है इसने। ठीक है, और इसके बारे में पता नहीं तो इसने बोल रखा है कि रेस्ट। तो पहले तो 3 और 2 से क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करके एक टोटल अमाउंट क्रिएट कर लो। टोटल प्रिंसिपल ले लो या टोटल इन्वेस्टमेंट ले लो। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6 ले लो। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा टर्म्स कोई भी लेना जिससे आप 2 और 3 उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देना।
टू सिक्स जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। अब देखो टोटल हमने कितना लेट किया था, सिक्स। तो राकेश की वैल्यू आ गई थ्री, अमित की वैल्यू आ गई टू, तो इसका मतलब सुरेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। एक बात समझना हमेशा, ठीक है, कि आपके पास अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो इस बात को अपन मान के चलते हैं कि बिजनेस जो होता है हमारा वो वन ईयर के लिए होता है, ठीक है। और जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट किए होते हो वही रेशियो क्या होता है, आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया है तो, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा और यही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 to 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, ठीक है, वो रेडी लिखा हुआ है बट वो होना चाहिए वहां पे रेडियस। द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन इज 3:4। आपके पास सिलेंडर एंड कोन का रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है, रेडियस सिलेंडर एंड कोन के रेडियस की रेशियो दे रखा है 3:4, एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:3, और इनके हाइट का भी रेशियो दे रखा है 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपको इसका डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर इन दोनों की फार्मूले की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, डिवाइडेड कोन जो होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। अब देखो पाई और पाई दोनों में है तो रेशियो में है, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। अब देखो बेस ऑफ द रेडियस, सिलेंडर का जो रेडियस था वो कितना है, थ्री है, तो थ्री का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक काम कर लेना, ये थ्री भी ऊपर ही चला जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको पूरा एक ही साथ में लिख लो कि ये थ्री इंटू इसके पूरे को लिख लो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। हाइट का रेशियो क्या है, 2:3 है, तो इसको लिख देना 2/3 डायरेक्ट। अब आप इसको पूरे के पूरे सॉल्व कर दो तो डायरेक्ट आपके पास रेशियो आ जाएगा 3 × 9/16 इंटू 2/3। तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू से 16 कैंसिल होगा, 8। तो आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9:8। तो आपके पास ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन, ये देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। अगर इनके फार्मूला आपको पता होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखो ये बेसिकली एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना तो कोई फार्मूला लगाना है ना तो कुछ करना है। अगर आप थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लोगे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली विद इन, जितना टाइम आप समझ लो कि इसको पढ़ने पढ़ने में लग जाएगा उतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड। एक कोई बस है जो एवरी 30 मिनट पे वो अपने बस स्टैंड को क्या कर रही है, लीव कर रही है। एन इंक्वायरी क्लर्क रमेश टोल्ड टू अनिल, कोई इंक्वायरी क्लर्क है रमेश जी, वो अनिल से कह रहे हैं अ पैसेंजर दैट द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट एगो, कि कोई जो बस है यहां से 10 मिनट पहले क्या जा चुकी है एंड द नेक्स्ट बस विल बी लीव एट 9:35। अब देखो एक बात, 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, अगली वो जो बस जाएगी वो 9:35 पे जाएगी। कितने बजे जाएगी, 9:35 पे जाएगी। कितने मिनट पे गैप पे बस जा रही है, 30 मिनट पे। इसका मतलब अगर मैं 30 मिनट इसमें से लेस कर दूं तो जो बस इसके पहले वाली गई होगी वो 9 बज के कितने मिनट पे गई होगी, एएम हो पीएम हो, वो तो अच्छा एएम लिखा हुआ तो एएम ही कर लेते हैं। तो 9:05 पे गई होगी पहली वाली, ठीक है। हैज ऑलरेडी 10 मिनट एगो, तो 10 मिनट पहले गई है। ये उस टाइम वो बात किसको बोल रहा था, उससे बोल रहा था। एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव द इंफॉर्मेशन टू अनिल, ये वो कौन सा टाइम है जिसमें क्लर्क ने अनिल को ये इंफॉर्मेशन दिया। तो अब इस वाले को देखो, जब उसने बताया था तो 10 मिनट पहले बस गई थी, बस कितने बजे गई होगी, 9:05 पे। तो 10 मिनट और इसमें क्या कर लोगे आप, ऐड कर दोगे,
तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये जो बस गई होगी, जो बात चल रही थी उन दोनों के बीच का डिस्कशन हो रहा होगा, वो 9:15 AM पे हो रहा है। तभी मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है, आपके पास डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले चलो डिविजिबिलिटी के रूल को समझ लेते हैं। कह रहा है कि इफ 10 डिजिट नंबर M30348462N इज डिवाइडेड बाई बोथ 8 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 18। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आपको 8 एंड 11 के डिविजिबिलिटी रूल पता हो। तो 8 का देखो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है आपका, इफ द एनी नंबर लास्ट 3 डिजिट 0 और मल्टीपल ऑफ 8 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 8। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट के अगर 3 डिजिट 0 हो, ठीक है, या फिर 8 का मल्टीपल कोई नंबर है, तो वो नंबर उससे डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या है यहाँ पे, 62N है। मतलब पेन चेंज करते, थोड़ा मजा नहीं आ रहा इस वाले पे। क्या ले लें, चलो डार्क ब्लू लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। ठीक है, डन। तो सबसे पहले 6 to n को लेकर के आते हैं और यहां से अपनी n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 8 से इसको डिवाइड करो, 8 7 जा 56, तो ये 6 आ जाएगा और n की वैल्यू यहाँ पे लेकर आ जाओ। अब देखो n के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए यहाँ पे, ठीक है, जो 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो। अब 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। तो अगर मैं n के प्लेस पे 4 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि n की जो वैल्यू होगी सर वो कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो अब ये जो नंबर क्रिएट हो रहा है, ये नंबर ऐसा तो हो चुका है जो 8 से डिविजिबल है, बट अभी भी अपने को क्या चाहिए, 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। तो सबसे पहले इस नंबर को यहां एक बार लिख देते हैं, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना होगा। ठीक है, तो पहले यहां लिख लो M30348462 और n की जगह पे अब आप 4 लिख देना। देन थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, इससे पिक करने में थोड़ा इजी होगा अपने के लिए। ठीक है, तो इधर से ही ले लो, 6 8 3 और ये 3। डन, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास 3 3 8 6 एंड 4। डन, इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 10 24। ऊपर वाले को ऐड किया हमने तो वैल्यू मिल गई 24। अब नीचे वाले को ऐड कर लेते हैं, 0 4 4 एंड 2। तो यहाँ वैल्यू जो दिख रही है आपके पास, ये M0 4 4 एंड 2। तो 4 4 8 और 2 10, ये 10 + M हो गया। अब आपको पता है कि अगर 11 से इसको डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या हो, या तो 0 हो जाए या फिर 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 24 से पहले 10 को माइनस कर दो। अगर आप 24 को 10 से माइनस कर दोगे तो 24 - 10 कितना हो जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। अब देखो 14 के पास, अगर यहां 10 के पास कोई एक ऐसी वैल्यू रख देते जिसमें ये 14 ना आके क्या आता, 11 आता, तो अपना काम हो जाता। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि m की जो वैल्यू है, मैं अगर ये 3 रख दूं, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 24 से आप जब 13 कम करोगे, ठीक है, तो 24 - 13 कितना आ जाएगा, 11। अब ये नंबर उसका डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से अब आपको ये पता चल गया कि n की वैल्यू तो आपको मिल चुकी थी 4 और m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3। अब इसी में इसको पुट कर दो, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 18। तो m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 18। तो 16 और 9
25। 25 से 18 कम कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, डुअल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप करोगे तो ये पेपर में भी कर सकते थे। ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आप, मामला तो गंभीर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। चलो, 5 year ago, Noori was thrice as old as सोनू। ठीक है, 5 year ago, 5 साल पहले की बात हो रही। फ्रॉम द नाउ, नूरी विल बी ट्वाइस एज एल्ड सोनू, ओल्ड एज सोनू। प्रेजेंट एज ऑफ नीरू, नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली आर। ये इन दोनों का आपसे एज के बारे में बातचीत चल रही है। तो चलिए सिंपली इनका क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो नूरी का एज है आपके पास प्लस सोनू है। ठीक है, ये 5 year एगो की बात कर रहा था, तो 5 साल पहले ये कितना है, इसका थ्राइस है। नूरी अगर 3x होगी तो ये कितना होगा, x होगा। और अभी के जब ये 5 साल वो और 10 साल के बाद टोटल कितना है, 15 सालों के बाद इनका डबल हो जा रहा है। तो इसको आप रेशियो में डायरेक्ट क्रिएट कर लो। तो ये 3x अपॉन एक्स, 5 पहले और 10 अभी, तो कितना हो जाएगा 15। 15 दोनों में ऐड कर लो। इस क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा लगे उन दोनों मेथड से सॉल्व करो। मैं डायरेक्ट आपको बेसिक से ही समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इसमें कोई टफ जैसा काम नहीं है इसके लिए। 3x + 15 इक्वल टू 2x + 30। तो x से x निकल जाएगा तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे 30 से 15 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 15। हमने 5 ईयर पहले कितना लेट किया था, 3x और x, तो ये कितना आ जाएगा, ये 45, और ये कितना आ जाएगा 15। उसका प्रेजेंट एज पूछा था। प्रेजेंट एज तो 5 ईयर था, तो इसमें 5 दोनों में क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो डायरेक्ट ये है। अगर दूसरा कोई मेथड आपसे करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो इसमें, जैसे इसको 3 ले लो और इसको 1 ले लो। ठीक है, और इसका क्या बना था, 2 हो गया था और ये 1 हो गया था। देखो दोनों का गैप जब देख रहे हो आप, तो दोनों में गैप कितना आ रहा था, 15 साल का गैप इसमें भी आ रहा था, 15 साल का गैप इसमें भी आ रहा था। बट यहाँ तो गैप नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या हो चुका है 2, और यहाँ पे तो 1 1, तो कोई गैप नहीं है। तो आप ये देख लो कि इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, तो 2 का गैप आ रहा है, और इन दोनों के बीच का क्या गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। इन गैप का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर देना और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देना। ठीक है, तो ऊपर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ये डायरेक्ट यही रहेगा 3:1। बट नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 1। ठीक है, अब देखो दोनों में एडिशन कितना हो रहा है, 1 1 यूनिट का ऐड हो रहा है दोनों के साइड में। ठीक है, अब यही जो ओवरऑल टोटल कितना ऐड हुआ था, 15। तो आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये 15 है, ध्यान रखना। अब 45 में 5 ऐड करना पड़ेगा, एंड 15 में भी आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। दोनों साइड आप 5 5 क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास 50 + 20 आंसर आ जाएगा। तो दो मेथड है, बेसिक है, रेशियो जैसा आप करना चाहो उसके साथ आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले एलसीएम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो पहले वाले क्वेश्चन को देख रहे हो आप। एलसीएम का मीनिंग ये होता है कि प्राइम नंबर में पहले तो वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा है अपने पास सभी नंबर क्या है, प्राइम में है। ठीक है, और जो भी नंबर है उसी का हाईएस्ट फैक्टर आप क्या कर लो, आप बाहर निकाल दो। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर लगे हुए हैं उसको आप क्या कर दो, बाहर लगा दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 को देखते हैं। तो 2 दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले वाले का पावर बाहर निकाल के रख दो, 2 पे पावर 3। ठीक है, 3 को देखो, 3 का पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो इसका एक 2 पे पावर 3 है, इंटू 3 पे पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद 5 भी है, तो 5 में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो इसको भी लिख दो, 5 पे पावर 4। और 7 है, तो 7 भी हाईएस्ट पावर के साथ लिख दो, 4। मतलब पहले वाले का ऑप्शन तो ये होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ए दिख रहा है, ए किसके साथ जा रहा है, ठीक है, ये थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जा रहा है। ए किसके साथ जा रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ
क्रिएट हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, एक तीनों के तीनों में थर्ड ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं है, अभी और आगे चलते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि आप ये देख लो कि उसके दोनों में लोवेस्ट में क्या कॉमन है आपके पास। तो 2 पे पावर 3 था और यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो पहले लोवेस्ट वाले में इसका पहले वाले का ये है और इसका बी वाले का लिख रहे हैं अपन। तो इसमें एचसीएफ में 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो पहले ये क्या आ जाएगा 2 पे पावर 3। ठीक है, और ये 5 पे पावर 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो एक ही बार 5 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ में क्या 5 आ गया। 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे भी 3 पे पावर क्या है 2 है, इसको भी ला दो 3 पे पावर 2। तो अब ये देख लो सेकंड वाले का बी, ये ऑप्शन कहाँ पे बन रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है। तो बस देखो यहाँ सॉल्व करने के लिए आपका काम हो चुका है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें थर्ड एंड फोर्थ, अच्छा ये नीचे वाला भी ऑप्शन आ रहा है, तो अभी एक और चेक करना होगा अपने को। ठीक है, अब इसको देख लो एलसीएम वाले इस वाले को। ठीक है, तो एलसीएम करोगे तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करो। 5 पे पावर यहाँ पे कितना है 7 है, इसमें तो है नहीं है, बट फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 14 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 पे पावर 14। ठीक है, उसके बाद ये 2 पे पावर 12 है, 2 पे पावर 6 है, तो इसको भी लेके आ जाओ 2 पे पावर 12। और क्या है अपने पास 12 आ गया, इसमें 3 भी है। ठीक है, इस ऊपर वाले में नहीं है बट नीचे वाले में है, तो इसका मतलब 3 पे पावर 5 भी आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। 3 पे पावर यहाँ तो 5 दिख रहा है, अच्छा ये 14 वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आ रहा है, तो सेकंड आ रहा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाले को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी उसे चेक भी कर लोगे तो क्या ही दिक्कत है, डी बस दिख ही रहा है अपने को, एचसीएफ निकालना है अपने को। तो 5 पे पावर 7 था, यहाँ पे भी क्या है, दोनों में 5 कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन क्या है सबसे पहले ये देख लो, 2 पे पावर 12 है और 2 पे पावर 6 है, तो लोवेस्ट वाला लिख लो यहाँ पे 2 पे पावर 6। 7 पे पावर 5 और 7 पे पावर 4 कॉमन क्या है 7 पे पावर 4, इसका मतलब ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इसके सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़े क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा टाइम तो लग रहा है, क्योंकि आपको वर्क तो एटलीस्ट इसमें क्या करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, कि क्वेश्चनों को देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ द मीन ऑफ पी क्यू आर इज एम। आपके पास पी क्यू आर का मीन दे रखा है, मीन का मतलब होता है एवरेज, सिंपली आप इस बात को समझना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो पी प्लस क्यू प्लस R/3 इक्वल टू एम, और डायरेक्ट अगर मैं इसको लिख दूं तो आप इसको लिख सकते हो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3। आपको पता है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 है, देन द मीन ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर, आपको इनके स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा। अब इसको स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसका मतलब बोथ साइड आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना होगा। तो कर दो भैया बोथ साइड स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो बाहर, इसको लिख देना पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी। देखो इसको कैपिटल स्मॉल में मत जाना, ये सेम बातें हैं, कहीं पे कैपिटल लिख दिया मैंने कहीं पे स्मॉल, तो उसके लिए परेशान मत होना। अब देखो पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी की जो वैल्यू है वो क्या है 0 दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका 0, और इधर कितना आ जाएगा 9m²। इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने दो साइड स्क्वायर कर दिया था यहाँ पे, तो 9m² आ गया। अब आपको दिख रहा है, अब आपको चाहिए क्या, मीन निकालना था पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का। ठीक है, इन तीनों का आपको मीन का निकालना था। ठीक है, तो अगेन आपको ध्यान रखना होगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू तो दे रखा है 9m², और इसकी वैल्यू कितनी है देन, तो इसको आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, इक्वल है ना, तो इसको 3 से आपको डिवाइड करना होगा। जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3m², इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:2। इफ सी स्पेंड रुपीज 2000 एंड बी रुपीज स्पेंड सेव है। ये बी के बारे में सेविंग हो सकता है, या स्पेंड और सेव दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बी सेव 700, देन व्हाट आर द अमाउंट डज ए सेव। चलो सबसे पहले देखो, तीनों के इनकम के बारे में नहीं पता है, सिर्फ दो के इनकम के बारे में ही पता है। ठीक है, तो इनका दे रखा है 5:3 और इसके बारे में भी डॉट है तो इसको छोड़ दो। इनके इनकम का रेशियो, ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पता है 8:5:2। इफ सी स्पेंड 2000, अच्छा एक बात और देख लो, सी के एक्सपेंडिचर के बारे में पता है कि सी 2000, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब ये 2000 हो जाएगा। तो ये अगर ये 2000 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। डन। अब फिर कह रहा है बी सेव 700। बी ने सेव कितना किया है 700। अगर बी का ये एक्सपेंडिचर है और इस बी के एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑफ बी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कितना मिल गया अपने को 500, और इसने सेव कितना किया है, तो आप कहोगे सर सेव इसने 700 किया है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 5700। अब अगर हम ए और बी में रेशियो देखें तो ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है 5:3। तो कह सकते हो कि सर देखो बी का जो रेशियो है ये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1900। और अपने को ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कितने यूनिट पे है 500 पे, इसी में डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9500। ठीक है, ए का इनकम आ गया। व्हाट अमाउंट डज ए सेव, अब ए का क्या चाहिए अपने को सेविंग चाहिए, तो ए ने एक्सपेंडिचर कितना दिया है 8000, तो इसी में से 8000 आप क्या कर दो माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1500। क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप, जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है, चलो सबसे पहले पढ़ के समझते हैं। ए एंड बी आर टू स्टेशन 455 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी दो स्टेशन है जिसमें 455 किलोमीटर का अपार्ट है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM एंड रन टूवर्ड्स स्टेशन बी विद स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। ए कोई ट्रेन है, ए और बी के बीच का जो टोटल गैप है वो 455 है। चलो इसे बना देते हैं। एक ट्रैक हमारा यहाँ ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है अपने को वो 455 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM। यहां से जो ट्रेन चल रही है ये 9 AM पे चल रही है, और बी एट 10 AM। बी से जो चल रहा है वो 10 AM से चल रहा है। ठीक है, एंड रन टूवर्ड्स, अच्छा इसकी टाइमिंग दे रहा है, ए की जो टाइमिंग है 9 पे चल रहा है उसका स्पीड कितना है दे रखा है 55, और बी से जो चल रहा है उसका स्पीड कितना दे रखा है 45 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात देखना, कभी भी अगर ऐसे आपका कोई ट्रैक है, इस पे दो ट्रेनें एक टाइम से मतलब अलग अलग टाइम से चल रही हैं और उनको दोनों को क्या करना है मीटिंग कराना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि इन दोनों की मीटिंग आप तभी करा पाओगे जब दोनों का टाइमिंग क्या होगा सेम होगा। बिना टाइमिंग को सेम हुए आप कभी भी उन दोनों की मीटिंग नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले इन दोनों की टाइमिंग सेम करते हैं। तो ये 9 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और सपोज कर लो कि ये 10 तक आ गया, कहाँ पे आ गया 10 पे आ गया। 1 घंटा हमने चलाया, क्यों, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम करना था। अब ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और 1 घंटे में क्या कर देगा, ये 55 रन कर जाएगा। 9 से 10 में 1 घंटे का टाइम, 55 × 1 करोगे तो 55 किलोमीटर कवर। अब 455 से 55 किलोमीटर डिस्टेंस तो ए ने कवर कर दिया, तो बचा कितना होगा 455 माइनस 55, तो क्या आ जाएगा आपके पास 400।
इन दोनों की स्पीड को क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि उस डिस्टेंस को दोनों ट्रेनें मिलके कवर करती हैं, इसके लिए दोनों के स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 55 और 45 इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आवर। कितना आ जाएगा, 4 आवर। अब देखो कितने बजे से दोनों एक साथ चले थे, 10 बजे से, तो 10 और 4 घंटे और लग जाएंगे, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो अगर टाइमिंग पे अकॉर्डिंग आप जाओगे तो 14 को आप क्या बोलते हो, 2 PM बोलते हो। क्या बोलते हो आप, 2 PM, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। सेबी इन्वेस्टेड वन थर्ड ऑफ हर कैपिटल एट 10% गेन, वन फोर्थ ऑफ एट 20% गेन, एंड द रिमेनिंग एट 30% गेन इफ हर इनकम गेन ₹50,000, देन वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ आपको टोटल इनकम क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो एक है 1/3, पेन चेंज कर देते हैं, पेन थोड़ा सा लाइट नहीं दिख रहा उसमें। 1/3 है आपके पास, और क्या है, 1/4 है। तो कभी भी मैं बोलता हूं अगर ऐसे में आपको टोटल इनकम लेट करना होता है जैसे 1/3 1/4, तो आप हमेशा बेस वैल्यू का मल्टीपल का कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, तो 3 और 4 का मल्टीपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो हमने अभी के लिए टोटल इनकम क्या लेट किया, 12, और 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों। जैसे करोगे 3 4 जा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 और 3 7, एंड रेस्ट वो कितने में कर रहा है, 12, क्योंकि टोटल कितना है 12, तो 4 और 3 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखो उसने सभी पे गेन किया है, इस पे 10% किया है, इस पे 20% किया है, इस पे 30%। तो देखो अगर हम लोग 4 का 10% निकालेंगे ना तो बहुत एक छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए एक काम कर लो, इसको 40 बना दो, इसको 30 बना दो, और इसको 50 बना दो। ठीक है, अब अपने हमने जो टोटल इनकम लेट किया वो 40 30 और 50, वो टोटल कितना लेट किया, 120 ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/3 पे इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, 10% का, तो 40 का आप जब 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 30 का अगर 20% निकालोगे तो 30 का 20% कितना हो जाएगा, 6, एंड 50 का अगर 30% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने टोटल गेन कितना किया था, 50,000। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना गेन हो रहा है, तो 4 और 6 10 और 15 25, इन सबको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 25। हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 का। तो किसके मल्टीपल पे है, 2000 के मल्टीपल है। अब आपसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, हमने कैपिटल कितना लिया था, भाई देखो 120 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25, बट अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए था, 50,000 के अकॉर्डिंग कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2000 के मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो 2000 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, तो 120 में 2 की और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,40,000 इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी, 45 है एंड 40 डेज है, इन दोनों का एलसीएम लेना। देखो एलसीएम लेने का सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है, जैसे ये 45 है एंड 40 है, तो इसके पहले बचपन में आपने बहुत से अलग अलग मेथड से किया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन दोनों का रेशियो में कन्वर्ट कर दो। रेशियो इन द सेंस कि ये 5 से मल्टी सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 9, और 5 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और यही क्या हो जाएगा, इसका आपका एलसीएम आ जाएगा। बट ध्यान रख लेना है कि ऐसी वैल्यू रखना, ये रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इस जैसा अब 9 और 8 को दोबारा इसमें कोई सिंप्लीफाई करने की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 9 और 8 से इसका दूसरा कोई वैल्यू, मतलब रेशियो में आप इसको दूसरे में कुछ भी कन्वर्ट करके लिख नहीं सकते हो। तो 45 × 8 या 40 × 9 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। तो 45 से अगर 360 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 40 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। कह रहा दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। चलो कंडीशन दे दो इनको। इन्होंने कहा है कि ए और बी ने क्या किया, स्टार्ट किया, बट कुछ दिनों के बाद ए लेफ्ट, ए छोड़ के चला जा रहा है,
एंड बीन अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। अब भी अकेले उस काम को कर रहा है कितने, 23 डेज में। तो 23 × 9, 20 और 9 180, 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 207। अब आपके पास ये आ गया 207, तो इसके बाद 360 से 207 माइनस कर देना, ये आ जाएगा आपके पास 763 53 153 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 9 जा 53। इसका मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो आप कह सकते हो कि ए ने 9 डेज के बाद काम को स्किप कर दिया था। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इफ 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, इसको डायरेक्ट लिख लो आप, ऐसे लिख लो, ए इंटू 2/3 इक्वल टू 75% का मतलब होता है 3/4 इंटू बी, और इसको लिख लेना 6/10, तो मैं बोलूंगा इसको 3/5 लिख लो, और ये सी आ जाएगा। बेस में आपके पास है 3 4 5, तो एक काम कर लो, एक ऐसा नंबर ले लो जिससे बेस का पूरा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसा नंबर 3 4 5 का मल्टीपल होगा 60, तो मैं बोलूंगा सभी में 60 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 60 को कैंसिल करोगे तो 20 में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 40। ये 4 से कैंसिल करोगे तो 15, 15 3 जा 40, 5 भी, 5 से कैंसिल करोगे तो 12, 12 से 3 जब में मल्टीप्लाई कर दोगे 36, सी आ जाएगा। डन। अब ये है आपके पास, ये वैल्यू आ गई। अब इसका एलसीएम आपको दो तरीके हैं, या तो यहां से इन तीनों का एलसीएम ले लो, 40 45 एंड 36, तब भी आपका काम हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लोगे तो अभी हमने थोड़े जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही था। ठीक है, कि 45 है, सबके एलसीएम कितने हो जाएंगे 360 हो जाएगा, क्योंकि 40 एंड 45 का किया तो 36 दिख रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 360। तो 40 से इसको कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, 45 से करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 36 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 10। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 9 8 एंड 10 आ जाएगा। 9 8 ए सी बी, ए का आ जाएगा 9, अच्छा यहाँ पे देखना जरा, ए की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, सी की आ जा रही है 10, और बी की कितनी आ रही है 8, 9 10 8, 9 10 8, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। मुझे लगा कि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 हो गया अपना, अब आते हैं 25 पे। A sum was invested on simple interest at a certain rate of for 3 years. Had it been invested at 2% higher rate, it would have been fetched rupees 360 more interest. The value of the invested sum is। देखो इसको दो तरीके से तुम सॉल्व करोगे, या तो तुम इसको बेसिक फंडामेंटल से अगर सॉल्व करते हो, किससे, बेसिक फंडामेंटल। तो बेसिक फंडामेंटल में तुमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हो, इसमें दो बार आपको लेट करना पड़ेगा। आर की वैल्यू आपको देखो, दूसरी बार क्या हुआ है 2% हाइयर था, इसका मतलब अगर हम लोग पहले वाले को x% लोगे तो दूसरा वाला क्या होगा x+2% उसका आर होगा, या आर लेट करोगे तो आर आर+2 लेट करोगे। तो मैं बेसिक से सिर्फ समझा दे रहा हूं क्योंकि उसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप बस समझ लेना। पहले वाली दूसरी वाली वैल्यू ले लो p, इसमें r+2% ले लेना, और ये टाइम आ जाएगा। ये सब तुम आप लोगों को पुट करना पड़ेगा इसमें, 100 माइनस, देखो ये 360 रुपीज क्या मिला था, ज्यादा मिला था इसको, P/T/100 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो देखो ये एक भारी भरकम सा आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट इस बात को देखो, थोड़ा सोचते हैं। कितना पैसा उसको मिला है 360 रुपीज मिला है, और ये भी चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो कोई बहुत बड़ा तीर तो ऐसे भी है नहीं। ठीक है, तो
2% है। कितने साल के टाइम दे रखा है इसने? 3 ईयर के लिए। तो अगर एक साल में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा? तो कहोगे सर 6%। तो यही तो वो 6% है जिसकी वैल्यू दे रखी है उसने 360। तो डायरेक्ट कह सकते हो 6% की वैल्यू कितनी है? 360। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60, और 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6000। क्लियर? काम खत्म। इसी के साथ ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल था। अगर आप इसके बेसिक फंडामेंटल पे जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, उससे तो मैं बोलूंगा सॉल्व मत ही करना। ठीक है, अब बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, इन अ फिजिक्स टेस्ट द एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 40। इफ द एवरेज मार्क ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल इज 50। कोई क्लास है जहां पे टोटल जो लड़कियां हैं, इनके बारे में तो नहीं अभी तक पढ़ा है हमने, लेकिन इनके क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? 40 है। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट 20 गर्ल इज 50। स्टार्टिंग के जो लड़कियां हैं, ठीक है, 20 गर्ल्स है, उनका एवरेज दे रखा है 50। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल इज 20। जो बची हुई लड़कियां हैं उनका एवरेज क्या है? 20 है। देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहानी को। सबसे पहले इसको बेसिक फंडामेंटल में बना दे रहा हूं, बाकी इसे सॉल्व तो करना नहीं है। ठीक है, देखो, आपके पास पहले ये पता चल चुका है कि हमारे जो 20 लड़कियां हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है? 50 है। और जो बच रहे हैं उनको हमने एक्स ले लिया। तो आप बोलोगे कि 20 × x ले लो सर। ठीक है, ओवरऑल जो लड़कियां हैं जो एवरेज है वो कितना है? 40। और ये x + 20, क्योंकि 20 पहले पता था और x हमने दूसरी बार लेट किया था। अब एक मेथड तो ये है, इससे आप लोग क्या कर लेना, खुद से सॉल्व कर देना। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो, क्योंकि x निकल जाएगा तो ये सेकंड टर्म में आ जाएगा, और 20 आप पहले x और 20 दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से सोचें तो क्या कर सकते हैं? देखो, पहली स्टार्टिंग की जो लड़कियां थी 20, उनका एवरेज दे रखा है 50। जो बाद वाली लड़कियां हैं वो एक्स थी और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका बस इतना पता है उनका एवरेज कितना है? 20। और ओवरऑल एवरेज जो दे रखा है वो कितना है? 40। तो देखो, ये 40 से ये 50 कितना ज्यादा था? प्लस का 10 है। कितने लोगों में? 20 लोगों में। ठीक है, ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा? 200। अब देखो, एवरेज में बैलेंस रखने के लिए आपको पता होना चाहिए एक डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन ये कहता है कि अगर ये 200 एक्स्ट्रा है तो 200 यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेस करना पड़ेगा, तभी ये एवरेज क्या होगा? आएगा। तो डायरेक्ट इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इस 200 को आप इस 20 से क्या कर दो? डिवाइड। अब ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और पहले कितने थे? 20। तो 10 + 20, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? 30। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लो आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो एपी नहीं है। तो अगर एपी नहीं की बात करेंगे तो देखो, 11 7 माइनस करते जा रहा है, सभी में ये है, ये भी है, 3 6 9 6 15 6 21 21 6 27 ये भी है। ये वाला ऑप्शन क्या है जो एपी नहीं है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ अ डायमीटर 2.8 mm। ठीक है, एक कोई कैप्सूल है आपके पास, ठीक है, जिसका जो शेप है वो स्पेयर में है और उसका डायमीटर दे रखा है 2.8। कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फील दिस कैप्सूल। ठीक है, अब कितना मेडिसिन होगा जो इसके कैप्सूल को क्या करेगा? फील कर देगा। ठीक है, अब कैप्सूल का इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो हेमी स्पेयर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले चले जाओ आप, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा आपका?
वॉल्यूम ऑफ, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। डन। अब आपको डायमीटर तो पता है, डायमीटर कितना है 2.8। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कहोगे 1.4 हो जाएगा। अब इसमें पुट करके क्वेश्चन का आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 4/3, पाई की वैल्यू तो यहाँ पे रखना ही होगा, तो 22 बाई यहाँ पे 7 रख देना। आर क्यू की जो वैल्यू है ये देखो, ये 1.4 है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि 1.4 को मैं इस तरह से ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ 14/10। ठीक है, क्योंकि 1.4 का क्यूब तो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 14 का क्यूब, 1.4 का क्यूब भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 14 का क्यूब कितना होता है 2744। ठीक है, तो बाकी आप अगर इस तरह से भी कर लोगे तो शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं जो फंडामेंटल जो मैं इस पे देख पा रहा हूँ, कि अगर मैं इस 21 को मैं 21 ले लेता तो 3 अप्रोक्सीमेशन से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में इतना बड़ा कैलकुलेशन करना इतना आसान काम नहीं है। तो मैं अगर इसको 21 लेता तो आप कहते हैं कि 3 से सर 21 पूरा का पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 21 को 3 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 7, 7 से 7 ये कैंसिल, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट 3, 22 और 7 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 14 का क्यूब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 14 का क्यूब होता है 27, 27, इन तीनों को अगर हम क्यूब कर लें तो ये 2744 होता है। अब 27 में 4 की मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 दूना 108, और 2700 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,800, और 44 का मल्टीप्लाई करोगे तो 88, 88 का डबल 176, और 800 और 176 तो वो 1096 आ जाएगा, 10976। और डिवाइडेड में ये 37 तो गायब हो चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 0। अब 3 0 लगा दोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.976। तो अप्रोक्सीमेटली ये 11 आ रहा है, और 11 से ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन मैच करेगा जो थोड़े सा ज्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/7 हमने क्या कर दिया है, स्किप भी कर दिया, तो थोड़ी सी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो जानी ही जानी है। तो आंसर क्या आ जाएगा 11.5। बट इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पेपर में अगर इस तरह से नहीं करते हो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ होगा, मुश्किल तो रहेगा। चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है उनको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। कह रहा है, इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 20% देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इंक्रीज बाई। सबसे पहले देखो, द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%। सरकमफ्रेंस जो होता है आपका सर्कल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। ठीक है, अब 2πr की वैल्यू जो थी, दो बार वैल्यू दे रखी है अपने को। ठीक है, ये 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, 120/100। दो लेट कर लो, एक आर लेट कर लो नए वाले को, और पुराने वाले को स्मॉल आर ले लो, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहां से अपन रेडियस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2π से क्या हो जाएगा कैंसिल, कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई 6 और 5। अब एरिया विल बी, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², πr²। तो एरिया जो होता है आपका वो क्या होता है, πr²। अब एरिया आपके पास आ गया πr²। अब पाई और पाई तो देखो दोनों में क्या होता है कॉमन, और आर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस पार्ट को दो बार लिखना है आपको, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, तो 5 और 5 25, 6 और 6 36। तो ये 9/25 इंटू 100, ये 25 है, ध्यान रख लेना, और 25 से कैंसिल करोगे 11 आएगा ये, 11/25, तो ये 4 टाइम जाएगा, और 11 इंटू 4 कर दोगे तो ये 44% आ जाएगा। अच्छा एक काम देखना, कोई जरूरी नहीं कि ये सब पूरा का पूरा ड्रामा तुम इतना सारा काम करो। ठीक है, तुम डायरेक्ट जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। ठीक है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। अब जब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डायरेक्ट इसको ओरली सॉल्व कर लो। 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, इंटू 20 का स्क्वायर करके उसको क्या करना 100 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट इसका तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 40
4%। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको मतलब इतने सारे से तुम क्या कर जाओगे, बच जाओगे। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आप देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इसको डिवाइड करना था। क्या है, टोटल आउटकम आपके पास कितना हो जाएगा 20, और फेवरेबल आउटकम कितना है 2, तो 2/20 कर देना है इसको। ठीक है, ये 175/200 है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख देना 175/200। ये 92/100 है, तो इसको डायरेक्ट आप 92/100 कर देना। ठीक है, एंड इसमें दे रखा है 2/5, तो इसको डायरेक्ट लिख लेना आप 2/5। और लास्ट में क्या है 5/30। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है, डिवाइड करना होगा इसको और सबकी वैल्यू को आपको। 2/20 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2/20 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का मीनिंग क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 175/100 है, तो 175 का हाफ कर देना, तो 100 इसको भी हाफ कर देना, तो 175 का हाफ हो जाएगा 87। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.875 आ जाएगा। 92 है तो ये 0.92 ही आ जाएगा। 2/5 है तो इसका आ जाएगा 0.40। और ये 5/13 है, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। ठीक है, 1/13 की अगर वैल्यू आपको याद होती तो 13 और 7 91। ठीक है, तो 7 और 5 35, अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास जाएगा। ठीक है, थोड़ा उससे ज़्यादा ही होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना आप, तो इसको 0.384 ले लेना। ठीक है, अब ये सारे हैं आपके पास, अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, उसके साथ आप इसको मैच कर लेना। बस इतना ही काम करना था इस वाले क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई टावर है जो वर्टिकली एक ग्राउंड पे क्या है, स्टैंड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द रूफ ऑफ द टावर। ठीक है, कुछ ऐसी बात, टावर एंगल द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। मतलब कुछ ऐसी बात है, एक कोई ये टावर है, 18 डिग्री का ये डिस्टेंस देख रहा है, और इनका जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है इस 18 डिग्री के साथ, वो आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आपको पता है इसने अच्छा कोई नाम तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, ए बी और ये सी दे देते हैं। आपको पता है ग्राउंड विच 18 मीटर फार है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है 18 है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमेशा ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। अगर तुम इसको मेथड से सॉल्व करते हो, किससे सॉल्व करते हो, मेथड से, तो आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज रहना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इनका, या फिर ये वाला लाल बटे कक्का, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, टेन सी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। ये बेसिक है, इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा, तो सेशन के साथ बने रहना। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर अपने को नहीं पता है, तो बेटा देखो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। पी की वैल्यू, यही वैल्यू अपने को फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू लिख लेना है यहाँ पे एक्स। बेस की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 18 है, तो ये 18। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये 18/√3। डिजिटलाइजेशन कर देना, √3 की मल्टीप्लाई नीचे ऊपर बोथ साइड कर देना, तो 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6√3। बट ये थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए, कि अगर ये 30 होता है तो यहाँ की जो वैल्यू होती है √3 होती है, और ये वैल्यू होता है 1, और ये भी वैल्यू क्या हो जाता है आपका 2 होता है। क्लियर, अगर ये √3 है तो ये 1, और ये क्या हो जाएगा 2, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते थे, आपको कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, √3 की वैल्यू आपको पता था, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि √3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 18 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18/√3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप √3 की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दोगे, तो ये 3 देखो सेम कैलकुलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपका आंसर 6√3 आ जाएगा। तो ये वाला
करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पूरा का पूरा आपने ट्रिग्नोमेट्री इस वाले मेथड से पढ़ रखा है, √3 1 और 2 वाले मेथड से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का ये कौन सा सेट था हमारा जो हम सॉल्व कर रहे थे, शायद अपने पास ये, चलो ऊपर ही देख लेते हैं कौन सा सेट था यार हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आज हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद से हमारा 2 सेट और बच रहा है, ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 2024 का जो हमारा ए और बी सेट बच रहा है उसके लिए हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईडियो प्रेप्टर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर ऑफलाइन पढ़ना भी चाहते हो तो हमारे साथ इन नंबरों पे कॉल करके आप भी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।